मैं मेरे सभी विद्यार्थियों का और मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों का फिर से आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड द्वारा ली जा रही सामयिक प्रवेश परीक्षा या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम का फॉर्म भरा है और अब उसकी तैयारी करने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आपको इस एग्जाम्स के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर लेना है। क्यों? कि जिस काम के लिए हम दिल और दिमाग लगाते हैं उसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं। आज के वीडियो में भी मैं आपको सीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो बातें बताने वाला हूं वो है प्रिपरेशन फॉर सीईटी एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट और थर्ड रहेगा आपका ओएमआर शीट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना है और बात को अच्छे से समझना है। तो मैं शुरू करता हूं। मेरा सबसे पहला पॉइंट आज का ये है कि हम सब ये जानते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा ली जा रही सीईटी परीक्षा का जो सिलेबस है और उसके जो विषय है वो कौन कौन से हैं, वो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लास्ट में आता है सोशल साइंस। ये चार विषयों पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीईटी के एग्जाम में। तो अब आपको इन चारों भी विषयों को, सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, अब मैं सबसे पहली बात आपको वो बताने वाला हूं। तो ये चारों विषय जब आप प्रिपेयर करने के लिए बैठोगे तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, कि ये चारों भी सब्जेक्ट्स को आपको सीक्वेंसिंग करनी है। सर ये सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो मैं आपको बताता हूं कि आप चारों भी सब्जेक्ट्स को सीक्वेंशियली अरेंज कैसे करोगे। आप क्या करोगे कि इन चारों सब्जेक्ट्स में से जो विषय आपको सबसे ज़्यादा इजी लगता हो, जिसको पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो और कम समय में आप उसकी ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, तो आपको उसको सबसे टॉप पर रखना है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मुझे इन चार सब्जेक्ट्स में से अपने लिए इन चारों सब्जेक्ट्स की सीक्वेंसिंग करनी है, तो मैं सबसे टॉप पर रखूँगा मैथमेटिक्स को। मुझे इसे पढ़ने में, समझने में कम समय लगता है और मैं इसमें ज़्यादा स्कोरिंग कर सकता हूँ। ऐसे ही अब मैं बाकी के तीन सब्जेक्ट्स में से उस सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करूंगा जो मेरे लिए मैथमेटिक्स के बाद इजी जाता है, मुझे उसे पढ़ने में मजा आता है, मैं उसमें ज्यादा स्कोरिंग कर सकता हूं। तो मैं सेकंड नंबर पे लूंगा, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके टॉपिक को पढ़ने में, समझने में, याद रखने में मुझे बहुत मजा आता है मैथमेटिक्स के बाद, तो मैंने उसको रख दिया सेकंड नंबर पे। ऐसे ही अब मैं थर्ड वाले सब्जेक्ट का सिलेक्शन करता हूं। तो जो थर्ड वाला सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली पहले दो वाले सब्जेक्ट से मेरे लिए कम इंटरेस्ट का है या मेरे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं। मेरे लिए थर्ड सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। मैं इंग्लिश को थर्ड पोजीशन पे रखूंगा सीक्वेंस में। और ऑब्वियसली अब तो बचा एक ही, यानी सोशल साइंस। तो सोशल साइंस शायद मेरे लिए वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में शायद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना आता हो, या हो सकता है कि ये मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, या पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा याद ना रहता हो। तो ऐसे सब्जेक्ट को मैंने सीक्वेंस करके लास्ट में फोर्थ पे डाल दिया। अब ये सीक्वेंसिंग मैंने किस बेस पे की है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंने सीक्वेंसिंग इस बात को सामने रखकर की है कि मेरा इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स इजी जाते हैं और पढ़ने में मुझे किन किन को मजा आता है। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि इन चारों सब्जेक्ट्स को सीक्वेंसिंग कर दिया, उसको सीक्वेंशियली अरेंज किया। अब सीक्वेंशियली अरेंज करने के बाद सर हमको करना क्या है? तो अब आपको करना है टाइम स्लॉट अलॉटमेंट प्रोसेस का यूज करना है। सर ये क्या होता है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये होता है कि आप ये करोगे कि इन सब्जेक्ट्स को, जो चारों भी सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप प्रॉपरली टाइम स्लॉट्स जो है वो अलॉट करोगे। पूरा दिन आप पढ़ाई करोगे। तो कैसे करोगे टाइम को अलॉट, मैं बताता हूं। आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को सामने रखना है जो शायद आपको पढ़ने में हार्ड जाता हो, याद रखने में मज़ा नहीं आता हो या इंटरेस्ट नहीं आता हो। तो हमारे सामने आता है सबसे नीचे का सब्जेक्ट, वो है सोशल साइंस। मुझे थोड़ा ये पढ़ने में टाइम लगाता है, समझने में टाइम लगता है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो मॉर्निंग का फ्रेश मूड वाला टाइम होता है, यानी कौन से वाला, 6 से लेकर 9 बजे के टाइम का जो मेरा स्लॉट है, मैं अलॉट करता हूं सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को। और इन 3 घंटों में जब मेरा मूड फ्रेश है तो मैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इस समय मैं इन तीनों को पढ़ूंगा। तो ये हुआ मेरा एक टाइम स्लॉट अलॉटमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस।
नौ, अब मैं यहाँ पर ना 9:30 बजे से लेकर थोड़ा सा 9 बजे से 9:30 के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। इस ब्रेक में मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, नाश्ता वगैरह कर लूँगा और आधा घंटे के बाद में मैं फिर से पढ़ाई के लिए बैठने वाला हूँ। तो अब मैं पढ़ाई के लिए जब बैठूंगा तो मेरे सामने कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? तो सीक्वेंसिंग के हिसाब से नीचे से मेरे लिए जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश का। तो मैं शुरू करूंगा, यानी 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है मैं वो अलॉट करूंगा इंग्लिश को, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा जो है सोशल साइंस के बाद में हार्ड जाने वाला सब्जेक्ट से पहले थोड़ा सा हार्ड जाने वाला सब्जेक्ट है। तो मैं अब इसको लेता हूँ। अब मैं 3 घंटे इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँगा 9:30 से 12:30 के बीच में। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट्स को टाइम कैसे अलॉट करोगे। कर दिया। तो अब मैं 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक एक बड़ा ब्रेक लेने वाला हूं और इस ब्रेक में मैं दोपहर का खाना भी खाऊंगा और थोड़ा सा आराम भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे अभी और बहुत सारी पढ़ाई करनी है और अपने बॉडी को रिलैक्स करूँगा। मगर यहाँ पर एक छोटी सी सजेशन मेरी आपको याद रखनी है, और वो ये कि आपको दोपहर का लाइट खाना खाना है। अगर ज़्यादा हेवी खा लिया तो फिर आपको नींद आएगी, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा और फिर हमारा नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा कम खाना खाएं। तो फिर अब बारी आती है अगले सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर नीचे से तीसरा और ऊपर से दूसरा कौन से वाला है जो मैंने सीक्वेंसिंग में रखा है, वो है मेरे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट। अब मैं इसको टाइम अलॉट करता हूँ 2 से लेके 5 के बीच का। इन 3 घंटों में मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उनकी पढ़ाई करूँगा, उसका प्रिपरेशन करूँगा। तो ये टाइम जो है मैंने दिया मेरे साइंस और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को। अब मेरे पास फिर 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। थोड़ा चाय बिस्किट वगैरह लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, इधर उधर घूम लेता हूँ और फिर से पढ़ाई के लिए बैठूँगा। तो अब मेरे पास ऑब्वियसली एक ही सब्जेक्ट बचता है, वो मेरे इंटरेस्ट का है, उसको पढ़ने में समझने में मुझे मज़ा आता है। और थोड़ा सुबह से पढ़ाई करते करते मैं थक ज़रूर गया हूँ, लेकिन अब जो विषय में जो सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत मज़ेदार है, इसलिए मुझे कोई नींद नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी। तो अब अगला जो टाइम स्लॉट रहेगा वो रहेगा 5:30 से 8:30 के बीच का। और इस इंटरवल में मैं पढ़ने वाला हूँ मैथमेटिक्स को, मतलब उसके दोनों पार्ट 1 अलजेब्रा, पार्ट 2 ज्योमेट्री की मैं अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करने वाला हूँ। तो इस तरह मैंने मेरे पूरे दिन को टाइम स्लॉट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अलॉट कर दिया। अब 8:30 बजे मैं एक छोटा सा और ब्रेक लेने वाला हूँ और 8:30 से 9 का एक ब्रेक लेकर मैं रात का खाना खाऊंगा, मगर वही थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा टहल वहल कर अपने आप को फ्रेश कर लूँगा, थोड़ा बड़ा घूम लूँगा और उसके बाद में फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगा। बट अब इस बार आपको जो पढ़ाई करनी है वो करना ये है कि आपने चारों सब्जेक्ट दिन भर पढ़ लिए। अब आपको इन सब्जेक्ट्स पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, सिलेक्ट करने की, चूज करने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप 2 मेथड से करोगे। आपके पास में 2 मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। अब ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स क्या है? तो ऑफलाइन आपको करना ये है कि आप मार्केट से जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स स्पेशली सीईटी परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है वो परचेस करना है और उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर एक और सजेशन, और वो ये कि आप कम से कम 2 डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक परचेस करें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट हो जाएगा। ये हुई ऑफलाइन की बात करूं ऑनलाइन की, तो आजकल ये हो रहा है कि ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको अवेलेबल है जहां पर आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और वहां पर आपको आपकी गाइडेंस भी दिया जाता है। तो आपको करना ये है कि ऐसी किसी भी वेबसाइट पे जाकर जो स्पेशली सीईटी परीक्षा के लिए तैयार की गई है वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और हो सकता है कि थोड़े बहुत पैसे भी पेड करने होंगे, और थोड़ा करना भी चाहिए क्योंकि हमको हमारे फ्यूचर से अच्छा स्कोरिंग निकालना है। तो अब यहाँ पर आपको करना ये है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है किसी भी वेबसाइट पे जाके। आप कोशिश ये करें कि कम से कम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इस तरह आप अपनी पढ़ाई करते रहें। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, आपने पूरे दिन को अपने टाइम स्लॉट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अलॉट करने के बाद में दिन भर आपने पढ़ाई की। माइंड में एक क्वेश्चन ये ज़रूर आ सकता है कि सर आपने तो हमें पूरा दिन पढ़ाई करने के लिए बोल दिया। मैं कहूँगा हाँ, वो इसलिए कि अगर आपको सीईटी के एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो स्टडी का ऐसा शेड्यूल आपको बनाना ही पड़ेगा।
और आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर ये जो प्रोसेस आपने हमें बताया टाइम स्लॉट अलॉटमेंट का, इससे हमको फ़ायदा क्या हो सकता है। तो मैं आपको कुछ फ़ायदे गिना देता हूँ, जिसमें से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हो। अगर हो सकता है किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ काम निकल आया और आपने नहीं पढ़ा, तो हो सकता है उस टाइम इंटरवल में जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले थे बस वही सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ोगे, बाकी 3 तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप पढ़ने की मूड में भी हो तो आप पढ़ाई करते रहोगे। इस तरह आपके एक ही सब्जेक्ट का नुकसान होगा, बाकी का नहीं होगा, और आप बाकी की पढ़ाई भी पैरेलली सभी सब्जेक्ट्स की करते रहोगे। दूसरा यह हो सकता है कि जिस समय आप पढ़ाई करोगे तो टोटली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आप बोर हो सकते हो, दिल नहीं लगता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने को दिल नहीं बोलता है। मगर जैसे आप ऐसा टाइम टेबल बनाते हो तो फिर हर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आने लगता है। थोड़ी देर ये पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर आगे का दूसरा पढ़ लिया, और फिर रात में सबकी प्रैक्टिस कर ली, तो एक परफेक्शन आपके हाथ में आ सकता है। तो जो कुछ भी दिन भर का टाइम स्लॉट अलॉटमेंट मैंने आपको बताया, तो ये टाइम टेबल आपको बढ़िया से एक पेज पे बनाकर आपके सामने रखना है और उसके हिसाब से आपको अपनी दिन भर की पढ़ाई करनी है। तो ये पहली बात हो गई। चलिए मैं आपको दूसरा मुद्दा बताता हूँ, दूसरा पॉइंट, और वो ये है कि सर ठीक है, हमने सब्जेक्ट्स को टाइम अलॉट कर दिया, अब उसकी पढ़ाई कैसे करें। तो आपको पता है, हम सब जानते हैं कि सीईटी परीक्षा का जो सिलेबस है वो महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा के जो विषय है वो है, उस पर बेस्ड है। तो फिर मुझे लगता है कि आप में से हर विद्यार्थी के पास में 10वीं की बुक्स अवेलेबल होंगी। अब आप क्या करो, वो बुक्स को अपने सामने रखो और महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा जो सीईटी का सिलेबस है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मैथ्स से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको सामने रखो, और वो पॉइंट्स को आप आपकी बुक में से पढ़ो, समझो, कंसेप्ट्स को क्लियर करो। अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। इसी तरह आप चारों भी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। आपके सामने आपके स्टेट बोर्ड की बुक रहेगी और आपको जो सिलेबस दिया है सीईटी का वो सामने रहेगा, उसको सामने रखकर आप ये सारा प्रिपरेशन करने वाले हो। तो ध्यान रखो, आपको सब्जेक्ट्स का ऐसा प्रिपरेशन करना है। मगर आपको एक बात अच्छे से याद दिला दूं, अच्छे से बहुत अच्छे से, और वो ये कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। इसका मतलब ये है कि आपको विद इन अ मिनट आपका करेक्ट ऑब्जेक्टिव चूज करना है। ये पॉसिबल उसी समय हो सकता है जिस समय आपकी पढ़ाई अच्छी हुई होगी, इसलिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो है तीसरा पॉइंट मेरा, और वो है कि जिस समय आप सीईटी के एग्जाम्स को देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो वो एग्जाम हॉल में बैठने के लिए आपको एक सीईटी का एग्जाम देना है 2 घंटे में। तो आप इस 2 घंटे को प्रॉपरली यूज कैसे करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको अब करना यह है कि आपके ये 2 घंटे 3 डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर देने हैं। सर फिर से? हाँ फिर से। तो कैसे करने हैं आप उसको समझ लो। अब मान लेते हैं आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर आया, आपने क्वेश्चन पेपर हाथ में ले लिया, उसको पढ़ना शुरू करना है। तो जिस समय आप उसको पढ़ोगे तो आप पहले 30 से 35 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। मगर ये 100 क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ने ही नहीं है, बल्कि आपको इन क्वेश्चंस की रैंकिंग भी करनी है। सर रैंकिंग? हाँ, तो रैंकिंग कैसी करनी है? रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 के क्वेश्चंस आपको अलग अलग करने हैं। सर वो कैसे करने हैं? तो अब मैं वो आपको बता रहा हूँ, वो सुनो। आपको करना ये है कि जिस समय आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो होता ये है कि क्वेश्चन पढ़ते से आपका मन ये बोलता है, आप ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं देखते हो, आपका मन ये बोलता है कि नहीं सर इसका आंसर मुझे पता है। मतलब क्या हुआ, विद इन 30 सेकंड आपने डिसाइड कर लिया कि इसका आंसर क्या है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ईजी है उनको रैंक 1 में डालना है। कहाँ डालना है? रैंक 1। उनके सामने छोटे से पेंसिल से लिख दो 1, और अगर आपके पास में उसके अंदर करेक्ट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने का टाइम है तो इमीडिएटली उसको भी छोटा सा टिक मार्क कर दो कि यही इसका आंसर करेक्ट आंसर है। तो ये होगी रैंक 1 वाले क्वेश्चंस की बात। अब आते हैं रैंक 2 वाले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ क्या करेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि यार मैं इसका आंसर तो दे सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मुझे कुछ याद करना पड़ेगा या कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मगर मैं इसका करेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको डालना है रैंक 2 में। समझ रहे आप? आपको क्वेश्चंस तो पढ़ने ही है मगर उनके साथ में रैंकिंग भी करनी है। तो ये हुए रैंक 2 टाइप के क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताऊं कि रैंक 3 में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो क्वेश्चंस जो या तो आपके समझ में ही नहीं आ रहे हैं, या तो आप ऐसे क्वेश्चंस का अंदाजे से आंसर देने वाले हो, या तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रैंक 3 में डालने वाले हो। देखो आपने पहले स्लॉट के 30 से 35 मिनट बहुत बढ़िया यूज किए, आपने सभी क्वेश्चंस की रैंकिंग कर ली।
हाँ सर मैंने रैंकिंग कर ली। अब करना क्या है, अब जब आप रैंकिंग कर चुके हो तो अब आपको आगे बढ़ना है। आगे आपको करना यह है कि जो रैंक 1 वाले क्वेश्चंस थे इमीडिएटली पूरे पेपर में 100 पेपर्स में से पूरे पेपर में जो रैंक 1 वाले क्वेश्चन से इमीडिएटली आपको उनके करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को फाइनल कर देना है। अब आपको करना यह है कि जो रैंक 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ना है। इन क्वेश्चंस में से जो थोड़ा आपको टाइम लग रहा है कैलकुलेशन के लिए या कुछ याद करने के लिए, तो उसको टाइम देकर उसके भी आंसर्स को फाइनल कर देना है। देखिए आप सेकंड स्लॉट में आ गए। अब फर्स्ट स्लॉट हमारा खत्म हुआ था, सेकंड स्लॉट में चल रहे हैं हम अब ऑब्जेक्टिव्स को फाइनल कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड यानी रैंक 3 वाले क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर आपको क्या करना है, ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनके फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या, एलिमिनेशन मेथड। यानी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस के करेक्ट ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर अभी एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। होता क्या है कि मान लेते हैं किसी क्वेश्चंस के आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो हो सकता है इसमें का कोई एक या कोई 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो बाकी 2 ऑप्शन से रिलेट ही नहीं करते होंगे, मैच ही नहीं खाते होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उनको कैंसिल कर दो, उनको एलिमिनेट कर दो, उनको हटा दो। इससे क्या होगा कि आपको करेक्ट आंसर चूज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। एक तो जो आपको लगा कि ये नहीं हटा दिया, बाकी 3 में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। अब यहाँ पर एक बात जो कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो ये है कि नॉर्मली जो ऑप्शन ए होता है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस का करेक्ट ऑब्जेक्टिव वहाँ नहीं रखा जाता है, मतलब आगे BCD में रखा जाता होगा, ये नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले वाला ऑप्शन एक आपने हटा दिया, मैंने एग्जांपल दिया, वो चौथा हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा कोई भी हो सकता है। जो आपको लग रहा है कि ये वाला बाकी 3 के साथ में मैच नहीं खाता है, उसको हटा दो, हटा दिया। बाकी 3 में से प्रॉपरली आपको अपना करेक्ट ऑब्जेक्टिव फाइनल करना है। किसके लिए, रैंक 3 टाइप के क्वेश्चंस के लिए। उसी समय आपको इस मेथड का यूज करना है। यहां पर एक बात और आपको याद रखने जैसे बताऊं, और वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी देखा गया है कि वो क्वेश्चंस जिनके ऑब्जेक्टिव्स में ये ऑप्शन होता है, कौन से वाला, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि यही उस क्वेश्चन का करेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ये ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज आपका नॉलेज और आपने जो प्रैक्टिस की है, आपने जो पढ़ाई की है, उसके बेस पे आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये हो गए हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस के, हमने करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हमको लगे हमने फाइनल कर दिए। अब ये करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आपको फाइनल करना है आपके OMR शीट पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ OMR शीट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। तो ये लास्ट का जो स्लॉट है, पहले 2 स्लॉट हम यूज कर चुके, थर्ड स्लॉट में हमको हमारी OMR शीट को प्रॉपरली भरना है। तो यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो एग्ज़ाम शुरू होने से प्रोबेबली आधा घंटा पहले आपको आपकी OMR शीट मिल जाती है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक सैंपल यहाँ पर है, एग्जैक्टली ऐसे ही होगी ज़रूरी नहीं है, ऐसी हो सकती है, फॉर्मेट अलग होगा। तो वहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि प्रॉपरली छोटे छोटे बॉक्सेस में आपका करेक्ट नाम विद स्पेलिंग जो आपके हॉल टिकट पे आता होगा या होगा, उसको प्रॉपरली आपको भर देना है। फिर हो सकता है आपको सीट नंबर भरनी पड़ेगी। तो सीट नंबर भरने का प्रोसेस ये होता है कि आपको बॉक्सेस में सीट नंबर्स लिखने होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है, और उससे नीचे के जो सर्कल्स है, जैसे आपने 1 लिया, 1 के नीचे आपको सर्कल्स मिलेंगे 0 से लेकर 9 तक, तो उससे रिलेटेड जो सर्कल है ना उसको फील कर दो, और ऐसे ही दूसरे नंबर्स के सर्कल्स को भी फील कर दो। इस तरह आपने आपका सीट नंबर भी प्रॉपरली OMR शीट पर फील कर दिया। हो सकता है आपको दूसरी इंफॉर्मेशन भी पूछी जाएगी, जैसे सीट नंबर है, कास्ट कैटेगरी है, और कुछ पूछा जा सकता है। तो ये आपको प्रॉपरली फील करना है। और आपको बता दूं, यहां पर आपके पास थोड़ी भी गलती करने के लिए जगह नहीं है। OMR शीट पे जरा सी भी गलती आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, इसलिए आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये है। अब मैं आपको आगे की बात बताऊं। दूसरी बात ये है कि जिस समय आप ऑब्जेक्टिव्स के सर्कल्स को फील करोगे तो उसमें याद ध्यान से रखने वाली बातें कौन सी है, वो ये है कि आपको सर्कल पूरी तरह भरना है, पूरी तरह भरना है। आधा भरा हुआ सर्कल या थोड़ा बीच का भरा हुआ सर्कल या थोड़ा छोड़ पकड़कर भरा हुआ सर्कल अगर रहा तो उस क्वेश्चन का वैल्यूएशन नहीं होगा और फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे।
इस पे ध्यान रखना है। और तीसरी बात, और वो भी खास, हो सकता है आपने किसी क्वेश्चन का आंसर फाइनल कर दिया, उसका ऑब्जेक्टिव भर दिया, मगर थोड़ी देर बाद आपको लगा कि अरे नहीं ये तो थोड़ा गलत हो गया, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर आपने दूसरा भी भर दिया, मतलब आपने एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा करने के बाद भी आपके उस क्वेश्चन का वैल्यूएशन नहीं होगा और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये है आपको वो बातें जो आपको ध्यान रखनी है OMR शीट भरते समय। फोर्थ बात, और वो ये है कि जिस समय आप आपकी OMR शीट सबमिट करोगे, जो आपके हॉल में टीचर होंगे उनके हाथ में जब वो OMR शीट दोगे, तो उससे पहले आपको अपनी कार्बन कॉपी अलग करनी है। वो कार्बन कॉपी क्या होती है कि जो कुछ भी आपने OMR शीट पे लिखा है ना, भरा है, वो ऑटोमेटिकली उस कार्बन कॉपी पे छप जाता है और ये कार्बन कॉपी आपको अपने पास रखनी है, ओरिजिनल आपको बोर्ड को सबमिट कर देनी है। तो ये कार्बन कॉपी आपके उस समय काम में आएगी जिस समय बोर्ड की ओर से CET परीक्षा के क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपको डिस्प्ले की जाएगी। फिर आप वहां जाके देख लो कि आपने जो ऑप्शंस चूज किए हैं और जो ऑप्शंस इसमें दिए हैं करेक्ट ऑप्शंस, वो मैच करके देख लो, तो आसानी से आप समझ सकते हो कि आपका स्कोरिंग क्या आने वाला है। तो इस तरह ये जो आपका कार्बन कॉपी है ये भी आपके लिए बहुत काम की है। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको अभी CET एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, ये आज के वीडियो के लिए इतनी ही। मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको 10वीं के बाद में कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए, उस स्ट्रीम के अंडर आने वाले कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए और उस स्ट्रीम से आगे आपका भविष्य क्या हो सकता है। ऐसे और दूसरे मुद्दे हैं जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है वो आपके बहुत काम आएगी। ये मेरे अपने सजेशंस है, अगर इससे अच्छा कोई मेथड कोई आपके पास में शेड्यूल हो तो आप ज़रूर उसको फॉलो करो। मैं सभी विद्यार्थियों को जो CET की परीक्षा देने जाने हैं उन सबको दिल से बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप विद्यार्थी, आपको जो स्कोरिंग होगा CET का वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा वो भी आप मुझे बताओ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दो। ओके, बाय बाय।